अस्सलाम वालेकुम। ओपन कर लें पास्ट पेपर 6 रेहान। कैश लो। हो नहीं रहा है, हो गया है। अच्छा जी, पास पेपर 6 कर लो। पैन किताब ओपन की हो गया हूँ। कैश फ्लो का है जनाब, पेज नंबर है 87। पेज 87 भाई, ये स्टार्ट हो गया। सुने जी, पेज 87 पास पेपर 6 रेहान ब्रदर्स, सबकी तवज्जो उस पे है। ओके, रिक्वायरमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2007। रेहान ब्रॉस, स्नो ब्रॉस की तरह से खेलते होते थे आप लोग भी। ओके जी, कहने होने ना उस्ताद ने सारे काम ही किए। रेहान ब्रदर्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है फॉर द ईयर एंडेड, बता दें। पुराना सा सवाल है ये सवाल। अब मैं रेक्टिफिकेशन के लिए नहीं करवाता, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में तो हमने पीएचडी कर ही ली है। लियाकत इंडस्ट्रीज ने हमारे साथ जो किया, ठीक है, फिर हमने उसके साथ जो किया, तो रेक्टिफिकेशन तो अब हम कहेंगे। रेक्टिफिकेशन तो अब हम कहेंगे कि आके तो देखे हमें वो, इसीलिए वो सवाल अब दोबारा शायद आप एक बार कर लेना, क्योंकि वो सवाल की तो फिगर्स भी याद है। मैं कोई और सवाल अच्छा सा इंशाल्लाह किसी टेस्ट में या किसी टर्म टेस्ट में या मॉक में कहीं पे या कोई प्रैक्टिस मटेरियल या रिवीजन क्लास में रेक्टिफिकेशन का सवाल दूंगा, ताकि थोड़ा सा चेंज तो हो तो अब फिगर्स तक याद है हमें, ठीक है। बहरहाल ये सवाल रेक्टिफिकेशन के लिए नहीं था। जब तक लियाकत इंडस्ट्रीज नहीं आया था तो यही सवाल रेक्टिफिकेशन में हुआ करता था, यहीं पे इतनी सी बात हुआ करती थी। उसके अलावा तो आपको पता है कोई और सवाल आया नहीं हुआ। गलत प्रॉफिट वाला हमेशा सही इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट हुआ करती है, ठीक है। जितने भी सवाल हमने किए सिवाय लियाकत इंडस्ट्रीज़ के, कभी भी कोई गलती नहीं थी। ऐसे ही है ना। और बेतहाशा सवाल आए हुए हैं, बेतहाशा सवाल हमने किए हैं। वो वाहिद सवाल था जिसमें गलती हुई, या फिर ये सवाल है। तो ये रेक्टिफिकेशन के लिए नहीं है, ये कुछ और समझाने के लिए था। वो बात थोड़ी बहुत समझ आ चुकी है आपको टेस्ट में भी, कि जो मुमकिन हो वो करना है, जो मुमकिन हो वो करना है। मैंने आपको शायद कल भी आपसे बात की थी, नहीं की थी तो अब सुन लें। कुछ ना करके आने से गलत करके आना बेहतर है। क्यों? नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे मेरी क्लास में इस वक्त भी बैठे होंगे, जिन्होंने टेस्ट करते हुए बस कर दिया और लग रहा था गलत था, लेकिन वही सही साबित हुआ। कोई हैं, कोई 2 4 5 हैं। पिछली क्लास में 10 के करीब बच्चे ऐसे थे, ये भी 5 6 हाथ खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से जो किया लग रहा था गलत है, लेकिन जब तुम तो सही, तुम तो छोड़ दो ना बात, सही करके काट दिया, ठीक है, और फिर गलत करके आ गए। तो जो समझ आ रहा है वो करना है। सवाल कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह के हो जाएं, वरना नॉर्मल तो हमने देखें ज़्यादा सारे सवाल हमने नॉर्मल किए। अब वो तो हमें आते थे, टेस्ट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसलिए कि इतनी तैयारी करके भी अगर आई कैप में ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करोगे? जो हो सकेगा कर दोगे, ठीक है। गलत करने के नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन गलती में ही कुछ सही हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ ना करके, छोड़ के कुछ भी नहीं आना, कुछ ना करके आने से तो गलत करके आना बेहतर है। ऐसे ही ये क्वेश्चन था, इसका डाटा बिल्कुल इनकम्प्लीट सा था। अब उसने क्या कहा? कैश फ्लो बनाओ। अब सवाल चुप है तो कैश फ्लो किस मेथड से बनेगी? हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करना होता था। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्टिंग पॉइंट हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर कुछ एडजस्टमेंट्स किसकी जी? नॉन कैश आइटम्स की। उसके बाद 1 2 3 4, 3 4 यहाँ पे लिख दूंगा, कुछ सारा सवाल तो नहीं करवाऊंगा। एडजस्टमेंट्स वर्किंग कैपिटल आइटम्स की,
उसके बाद नीचे कुछ आया करती थी लेस इंटरेस्ट पेड टैक्स, काफ़ी है। और उसके बाद कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता था, ठीक है जी। फिर अगली हेडिंग बना करती थी हमारी, अगली हेडिंग बना करती थी ये ए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फॉर्मेट तो हमें बस पता है, ध्यान से बस ये पढ़ना है कि टेस्ट की तरह से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेक्शन तो नहीं मांगा हुआ, पर इतना ध्यान करना होता है। अब अगर सवाल चुप है तो आपको बताया हुआ है कौन सा मेथड लगाना है, इनडायरेक्ट मेथड। तो जब भाई लेट आने वालों, देखो हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर लिया है, आप कुछ नहीं हो सकता, आप बस हंस सकते हैं। अब आपकी हंसी नहीं, हादसा निकल गया अब देख के। तो ये रोज़ लेट आते, देखो कितने 25 मिनट लेट आए हुआ, ठीक है। 5-10 मिनट तो मैं खुद इस क्लास से निकलता हूँ, बस क्लास से बाहर निकलता हूँ, थोड़ा ताज़ा हवा लेता हूँ, वरना वही क्लास में तो गुस्सा एंड पे आया होता है, तो वो गुस्सा आपको मुंतकिल हो जाए। तो मैं 5-7-10 मिनट तक मेरे ये 50 मिनट पे सब क्लास में हुआ करें, ठीक है, गौर से सुन लें, वरना ये होगा अब रोज़, ठीक है। वो मुझे इंट्रो की क्लास में बच्चा कह रहा था ये वीडियो आप देखिएगा, मैं भूल गया, पता नहीं क्या उसमें, देखूंगा ज़रूर, बहरहाल ये तो होगा। बहरहाल ये हो चुका है, ये हो चुका है, पिछली क्लास में नहीं है, हंसो मत। जो बच्चे पहले से बैठे हैं उनसे पूछो, हम काफ़ी देर से डिस्कशंस कर रहे हैं। ओके चलें सुने, वो सिर्फ अब मैं दोबारा ऐसे थोड़ा सा बता दूंगा, रिवीजन करवाऊंगा, वो तो सबके लिए करवाऊंगा, लेकिन आप उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकेंगे। सुने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टोटल यहां पे करके आ जाया करता था, इसको हम बी कहते थे। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का टोटल सी कह देते थे। फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्लोजिंग, और फिर बस वो ज़रूरत ही नहीं है उसकी, अभी देखोगे आप वही फॉर्मेट है जो पिछले 10 दिन से 12 दिन से बना रहे हो, वही फॉर्मेट है, ठीक है। अच्छा अब सवाल शुरू करते हैं। वो कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आदपुजद्दी सी हैज़ बीन गैदर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रेहान ब्रदर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2007। पॉइंट 1 और 2, चलो पहली बार ऐसा देखा, अ लॉस ऑफ 453 वॉज सस्टेन्ड ड्यूरिंग द ईयर। दूसरा, रिपेयर वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू पता नहीं कहाँ। तो ये पढ़ के पता तो लग गया कि रेक्टिफिकेशन है, तो उसके लिए हमने क्या उसूल रखा हुआ था, हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। मैंने तो लॉस का लफ्ज़ अभी नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके लिए हम एक वर्किंग कर लिया करते थे, ठीक है, की थी ना वर्किंग। हो इसके साथ क्या हो गया, हो सही हो गया। अच्छा सुने 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 प्लीज 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 प्लीज। वर्किंग हम किया करते थे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स की, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की वर्किंग में गलत वाला प्रॉफिट लिखेंगे, अनएडजस्टेड प्रॉफिट मैंने नहीं लिखा, लॉस शॉस बस लिख दिया। कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी तो हम पहुंच जाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, और वही हमने लेकर जाना है अपनी कैश फ्लो, ठीक है। ओके, ये बात हम एंड पे अब करेंगे, ये बात अब बिल्कुल एंड पे जाकर देख लेंगे इसका क्या करना है। ये कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है, वैसे भी रेक्टिफिकेशन में तो आप मास्टर्स किया हुआ है आपने, मास्टर्स इन रेक्टिफिकेशन। चले तो पॉइंट 1 और 2 एंड पे पढ़ते हैं। है काम की एडजस्टमेंट, ये भी एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे भी सीखनी थी, लेकिन करेंगे बाद में। आगे बढ़े, आगे कहता है डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 163। लो जी, डेफिनेशन उसने खुद ही दे दी, शुक्र है। क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड किया करते थे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, कितना जी 163, ऐड बैक कर दिया, ठीक कर ले। आगे बढ़े, आगे कहता है पॉइंट 4 में करंट एसेट्स नेट ऑफ प्रोविजन का मतलब नेट है। करंट एसेट्स घड़ी देखते रहना आते हुए, शर्म भी करते रहना।
कोई नहीं, बस अब नुकसान जो इनका होना था वो तो हो चुका है, देखते हैं। करंट एसेट्स नेट ऑफ प्रोविजन एंड करंट लायबिलिटीज इंक्रीज बाय 70 एंड 90 रिस्पेक्टिवली। लो जी, सवाल के अंदर उसने ये करंट एसेट्स इकट्ठे और करंट लायबिलिटीज इकट्ठे उनका चेंज बता दिया, तो ये वर्किंग कैपिटल में आना था। इधर देखें, करंट एसेट्स चेंज हुए हैं, क्या हुए हैं, बढ़े हैं कम हुए हैं, और उसने नेट करके ही दे दिया है। हम भी नेट ही करते थे, रेकमेंडेड याद है, दूसरा भी अलाउड ट्रीटमेंट था, सही था, लेकिन मैंने कहा था रिकमेंडेड क्या है, नेट ही कर लिया करो जब आंसर सेम आता है तो उसने नेट ही करके दिया हुआ है। करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, बढ़े तो डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कैश को 70 था, ले 90 दूसरा है भाई। करंट लायबिलिटीज भी बढ़ी हैं, करंट लायबिलिटीज बढ़े तो क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कैश को डेबिट 90। नजर आ रहा है कोना? बहरहाल वो फॉर्मेट के अंदर मैंने डिडक्शन किया और बाकी जो वर्किंग करने वाली है वो मैं इधर ही करूंगा अभी, ठीक है। देख लेंगे कोशिश करके एक बार, सिर्फ मैंने पहले 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर विच 390 हैड बीन पेड। पुरानी बात कर रहा है, पे किए थे कभी, ये नहीं कॉस्ट बता रहा है। ये क्या है, अंडरलाइन करके लिख सकते हैं आप, कॉस्ट। अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर विच 390 हैड बीन पेड, ये 390 क्या हो गया, कॉस्ट, वॉज सोल्ड फॉर 600। चलो, डिस्पोजल अकाउंट बनाया आपने, लेकिन उससे पहले आपके दिल ने कहा कि हम तो लैंड का अकाउंट भी बनाना चाहते हैं। मैंने कहा बनाओ, लैंड का अकाउंट बनाना शुरू किया। कितना है ओपनिंग बैलेंस? नहीं, ओपनिंग तो गिवन ही नहीं है, क्लोजिंग तो गिवन ही नहीं है। हाँ, अब जब कुछ भी नहीं है तो फिर ऐसा नहीं हो रहा कि एक ही लैंड था जो बिक गया, पर क्या करें, डाटा नहीं है, डाटा नहीं है, तो अज्यूम करो ये तो था ना जो बिका है, तो ब्रॉड डाउन कॉस्ट, और इसमें डेप्रिसिएशन तो होती ही नहीं है। वो कह रहा है 390 का लैंड था जो बिक गया, 390 का लैंड बिक गया है, तो 390 यहां से माइनस करो और क्लोजिंग क्या हो जाएगा, नील। ये मसला था इस सवाल के अंदर, डाटा नहीं था ना, तो जो है बस करो उसके साथ। अब इसके साथ ही इसका डिस्पोजल अकाउंट बना लो। डिस्पोजल अकाउंट में ये देखो 390 क्रेडिट, तो यहां पर ये कहां से आया, लैंड अकाउंट से। वॉज सोल्ड फॉर कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 600 ही है ना जी, गेन है लॉस है 600, 390 वाली चीज 600 की बिक गई तो 210 का गेन आ गया, बैलेंसिंग। अब दोनों चीजें हमारे काम की निकल आई हैं, हमें क्या डाटा है या नहीं है पूरा, हम तो किसी भी एसेट के एडिशन नहीं बताया तो नहीं है, कुछ भी नहीं बताया ना उसने, ओपनिंग क्लोजिंग बताया नहीं, कोई डेप्शन बताया नहीं, कोई डेप्शन एक दे दी सारे बिजनेस की इकट्ठी, पता नहीं कितने एसेट्स होंगे, कितनी डेप्रिसिएशन है, ठीक, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो एक ही डाटा था। अभी एक और फिर तीसरे पे कोशिश करता हूँ, ये 2-3 बार ये बात होगी, पीछे ही खड़े हो जाओ, चारों पीछे खड़े हो जाओ, ठीक है, ओके भाई। मैंने आपसे कहा कि अब कल क्लास में, पहली क्लास में ये टेस्ट उनके लाएंगे, सुने, अच्छा वैसे ही रख दिए, उनके लाएंगे तो वो उनको वापस करूंगा तो फिर मैं इनको कर सकूंगा, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ लिया, अच्छा इनके नहीं, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ लिया वो फिर पीछे रह जाएंगे ये, और जो उन्होंने नहीं पढ़ा वो आपको भी नहीं पढ़ाना। चुप, डरते हैं। अच्छा सुने अपने ये आने वाले मौजूद मेहमानों को अपने पास ही खड़ा करते रहे, ठीक है, और ये एंड वाली लाइन जरा उठ के आगे आ जाए, भाई ये साइड पे हो जाओ, ये साइड पे हो जाओ, ये अब मेहमान ने ग्रामी अब आना शुरू हुए हैं, ये हो इंशाल्लाह सबको सब कुछ समझाया जाएगा, जिंदगी रही तो कुछ भी। ये सारा मेन काम जो आज का देखो मैंने दरमियान में रखा हुआ है, इसलिए बी विद द दीवार हो जाना यार, तुम्हें तो पहले ही बैठना चाहिए, तुम तो इतने फरमा बरदार बच्चे हो मेरे, पता नहीं क्या हो जाता है सीट के मामले में तुम्हें। हर 6 से 7 से कम वाले बच्चे साइड पे जगह खाली कर दें प्लीज। खलील आप क्यों हर बार ये मेरे से प्लीज कहलवाना चाह रहे होते हो आप, मेरे ख्याल से है ना, जब तक ये प्लीज नहीं कहेगा मैंने नहीं आगे जाना।
और ये तुम वाइट अपर वाला तो है ही ऐसा ना, ये तो कहता है प्लीज भी कहेगा तो मैं नहीं आगे जाना। और भाई टाइम पे आना है कल से, वरना मैं ये 50 मिनट तक क्लास में हुआ करो बस। अब वो देखो जितना हमने पढ़ लिया, वो क्या करोगे तुम उसका? बैठो ये आगे आगे, कल से ये काम ना हो प्लीज। ओके, सुने 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 सुने, दोनों चीजें आ गई मतलब की। गेन को क्या कर दोगे? लेस 210, और कैश पेड को यहां पे लिख लोगे, सॉरी रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, बस ठीक है, पता है आपको बाकी कहानी। ओके, DONE समझ आ रही है? आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 5 हो गया। 6, अ लेथर मशीन, पता नहीं कोई होगी मशीन, कॉस्टिंग 200 वॉज सोल्ड फॉर 50। इट वॉज बॉट 6 साल पहले। डेप्रिसिएशन हैड बीन प्रोवाइडेड एट 10% ऑन सीधी लकीर, अज्यूमिंग 20% स्क्रैप। लो जी, अब आप कहना चाह रहे हो हम मशीन्स का अकाउंट बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं मशीन्स का कैसे बनाओगे, एक मशीन की डिटेल है तो चलो जो है सो है। लेथर मशीन, कॉस्टिंग 200 वॉज सोल्ड। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डाटा तो है नहीं तो बस यही अज्यूम किया। ओ हाँ 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 सॉरी, ये अज्यूम किया, ठीक है, नहीं है डाटा तो क्या छोड़ आए, सवाल जो है बस वो कर लेंगे, ठीक है। यानी कि शायद ये अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी, असल बनाने की जरूरत सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट्स की थी, लेकिन समझाने के लिए बना रहा हूं आप, ठीक है जी, बेवकूफ बना रहा हूं आपको। ओके, डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट, वो लेक्चर नोट्स रखवा दिए फोटो कॉपी पे, अगर कोई लेना चाहे तो आज तक कल तक के सारे लेक्चर, ठीक है जी। डिस्पोजल अकाउंट 200 आ गया लेथर मशीन से। ओके, अब इस पे ये डेप्रिशिएबल एसेट है, इसकी डेप्शन का डाटा गिवन है, तो मैं नहीं कह रहा कि वो कैलकुलेट करने बैठ जाओ, कर लोगे आप कैलकुलेट। 200 माइनस 20% ऑफ 200 कॉस्ट माइनस एजिल वैल्यू, ठीक है, इनटू जो भी होगा, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चे, कितना है बता दो, 96। लो, वॉज सोल्ड फॉर कैश डेबिट, लो जी लॉस आ गया, लॉस आ गया, लॉस कहते हैं ना आप लोग, 54। लॉस को क्या करोगे? ऐड बैक करेंगे, लेकिन कैश रिसीव्ड को क्या करोगे? तो इस तरह से सवाल करना था, ठीक है। चलें, अब बाकी एक दो एडजस्टमेंट्स हैं वो सिर्फ पढ़ लेते हैं, समझ आ गया। नेक्स्ट है नंबर 7, a fully depreciated office equipment costing 5600 was written off। लो जी, चलो बना ही देता हूं, ये भी एक और बना देता हूं। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का था? 5600 का। कह रहा है जी रिटर्न ऑफ, कट के बाहर सिट दिया, डिस्पोज ही है वो भी, क्लोजिंग नील हो गया। अब इसका डिस्पोजल अकाउंट मैं नहीं बनाता, नहीं बनाता मैं। रिटर्न ऑफ का मतलब कैश नहीं आया, कैश नहीं आया। और फुल्ली डेप्रिशिएट का मतलब जितने का था उतनी डेप्रिशिएट हो गया था। फुल्ली डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन करके आपने लिख लिया होगा। फुल्ली डेप्रिशिएट का मतलब होता है कॉस्ट इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, स्लैश डाल के लिख लिया होगा WDV इज इक्वल टू 0। ये दोनों का मतलब क्या है? फुल्ली डेप्रिशिएटेड। फुल्ली डेप्रिशिएट मतलब क्या होता है? कॉस्ट बराबर हो जाए एक्यूमुलेटेड या WDV 0, दोनों का मतलब एक ही है ना, ठीक है। अच्छा, अब फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट अगर बिके और 1 रुपया भी मिले तो वो भी गेन है। फुल्ली डेप्रिशिएटेड मतलब क्या है? 5600, चलो देख लो, फिर एक और भी देख लो, बना ही देता हूं फिर क्या जी। 5600 ये कहां से आया? ऑफिस इक्विपमेंट से। और फुल्ली डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या है? इसकी एक्यूमुलेशन भी है 5600। तो आप खुद बताओ, 1 रुपया भी कैश पड़ा तो गेन होगा। एक चीज की हमारी किताबों में सिफर वैल्यू है, 1 रुपया भी मिला तो गेन, 5 रुपए मिले तो गेन, कुछ नहीं मिला तो नो लॉस, ठीक है। तो इसका मतलब ना तो कोई कैश आया था ना ही कोई गेन लॉस था,
तो ये एडजस्टमेंट तो इग्नोर ही करनी चाहिए। ठीक है, अब यहां जगह नहीं बची, आप जबानी सुन लो। नेक्स्ट क्या है, वो एक्सचेंज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन में भी ऐसे ही आप अकाउंट बनाओगे, क्लोजिंग आ जाएगा ना, कोई कहीं कहां जाना है। एडिशन बता दिया उसने, एडिशन बताया, अब आपने डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है तो सब कुछ हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, न्यू का एडिशन एसेट अकाउंट में डेबिट होता है, ओल्ड एसेट अकाउंट से क्रेडिट होता है, एक्यूमुलेशन क्रेडिट होता, उस डिस्पोजल अकाउंट में जाके क्रेडिट होता है, और कैश आता है। हमारा मतलब फिर वहीं पे, बस हमारा जो डिस्पोजल अकाउंट अगली एडजस्टमेंट का बनेगा उसमें एडिशनल चीज क्या होगी, लॉस या प्रॉफिट बैलेंस करने से पहले ये कैश इधर आ रहा होगा, ये होता था ना, और एक यहां पर न्यू एसेट की कॉस्ट इस तरफ आ रही होगी, डिस्पोजल अकाउंट बन जाएगा। गेन या लॉस होगा तो रिवर्स कैश पेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये था सवाल। अब रह गई बात पहली दो एडजस्टमेंट्स की। ठीक है, तो पहली दो एडजस्टमेंट्स में से दूसरी एडजस्टमेंट पढ़े। पहली में तो प्रॉफिट गिवन है ना, कह रहा हूं प्रॉफिट गिवन है, बस प्रॉफिट ही गिवन है। सेकंड एडजस्टमेंट इधर देखो, ओरिजिनल रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट होना था 50 से, वरॉन्ग क्या हुआ, पढ़ो अब। रिपेयर टू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 50 वर गलती से डेबिटेड टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। लो जी, नवा काम देख लो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ, ये मैं यहां वैसे ही बिल्डिंग लिख लेता हूं, वैसे भी हमने बिल्डिंग ही लिखना था, गिवन ना हो तो किया था ये काम। 50 कैश क्रेडिट 50। नाउ रेक्टिफाई द एरर, रिपेयर डेबिट नहीं हुआ, कर लो डेबिट, और अक्यूमुलेशन गलत डेबिट हुआ तो जाहिर सी बात है इसको कहां पे फेंकना होगा, अक्यूमुलेशन होता तो उसमें फेंक देते, वरना बिल्डिंग में। ठीक है, अब आपका दिल किया लियाकत इंडस्ट्रीज करने के बाद कि हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के गलत को रीडू करेंगे, फिर उसको सही करेंगे क्रेडिट करके। मैंने कहा अक्यूमुलेशन नहीं है, आपने कहा कोई मसला नहीं, हम जाके बिल्डिंग को कर लेंगे ये सब कुछ, यही इंपैक्ट दिया था ना लियाकत में। तो मैंने कहा दिखाओ कहां बिल्डिंग, यानी कि एंट्री पूरी है, कॉन्सेप्ट पूरा है जैसे है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। कौन सी बिल्डिंग है, वो तो एक ऑफिस इक्विपमेंट है, एक जितनी इंफॉर्मेशन भी है। चलो किसी बिल्डिंग का ही अकाउंट होता तो उसको कर देते चार्ज, तो क्या करें हम, इसका हम इम्पैक्ट ले ही नहीं सकते थे। ठीक है, और जैसे कि डेट नहीं है डिस्पोजल की गिवन, तो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट तो हम अज्यूम करेंगे निल है, क्योंकि साल के पहले दिन ही अज्यूम कर रहे होंगे, तो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट तो निकलना ही नहीं है। ठीक है, अब ये वाला क्रेडिट ये सही है, आपकी रेक्टिफिकेशन का नॉलेज है जो आपने लियाकत में गेन किया, जो लियाकत आपको वहां मिली थी, ये बिल्कुल करना था। अक्यूमुलेशन का अकाउंट होता उसमें क्रेडिट करते गलती को सही करते हुए, नहीं होता तो बिल्डिंग में क्रेडिट करते, उसका असर दोनों ही नहीं है तो छोड़ो परे, मिट्टी पाओ। अपने पास जो है वो तो है, वो क्या है, रिपेयर एक्सपेंस। ये रिपेयर एक्सपेंस को सही करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही कर सकते थे। अब तरीका वारदात क्या होगा, यहां पे क्या है आपको नजर ही नहीं आ रहा, नहीं है, नजर ही नहीं आ रहा आपको यहां पे कभी भी लॉस आएगा ना तो यहां पे कुछ नजर ही नहीं आएगा, आपको आगे अंधेरा आ जाएगा। ठीक है, और आपको सिर्फ ये ज़हन में होगा यहां पे प्रॉफिट हुआ करता है और हमने ये इंपैक्ट लेना है प्रॉफिट पे। अब मुझे बताओ, नहीं सोचना कि सवाल में लॉस है, छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छुपा लो इसको। ये इंट्रो में मैं बच्चों को ऐसे ही सिखाया करता था, वो पार्टनरशिप के अंदर अगर कभी लॉस आ जाता था और एडजस्टमेंट, बिल्कुल वैसे ही है इंट्रो के बच्चों वाली एडजस्टमेंट। ये तरीका सीख लो, एरर फ्री है। क्या करोगे, इसको छुपा लो कि ऐसी कोई चीज ऊपर है ही नहीं, लॉस वगैरह। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, रिपेयर एक्सपेंस क्या करना है, बढ़ाना है। एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को, लॉस सोचना ही नहीं है ही नहीं, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करेगा। कितने से, 50 से। अब ये 50 यहां पे लिख लिया। अब देखो, अगर ऊपर प्रॉफिट होगा तो वो कम हो जाएगा, अगर ऊपर लॉस होगा तो वो बढ़ जाएगा। हमें अब उससे कोई सरोकार ही नहीं था। अगर आप ऊपर रखते ना लॉस और यूं सोचते एक्सपेंस का बढ़ना लॉस को बढ़ाएगा, तो पता नहीं कोई बढ़ाएगा कोई कम करेगा, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, वो घूम रहे होंगे। तो जरूरत ही नहीं है सोचने की, इंपैक्ट डालते हुए सोचो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट है।
ठीक है, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम कर दिया, प्रॉफिट जब ये कम हो गया, अब सवाल से जाकर देखो क्या है जी, प्रॉफिट नहीं है जी, लॉस है। अच्छा हो कोई बात नहीं, कह रहा है ये लिख लेंगे और यहाँ पे 503 लिख देंगे, मसला ही कोई नहीं है। ऐसे ही परेशान हो रहे थे घर पे कि इसको कैसे सोचेंगे, और 2 बार गलती करके तीसरी बार सही किया। अब आइंदा ये सोचा ही नहीं करेंगे लॉस पे क्या असर, सोचा ही करेंगे प्रॉफिट पे, लिख के कुछ नहीं करेंगे और सोच लिया करेंगे प्रॉफिट पे असर क्या है। ऊपर लॉस रखोगे तो वो एडजस्टिंग फिगर सही हो जाएगी खुद ब खुद। अब देखो तो हुआ वही है, एक्सपेंस के बढ़ने से लॉस मजीद बढ़ गया, लेकिन ये कौन सोचे, मुश्किल से ये सोचते हैं हम एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है। तो ये 503 यहाँ पीबीटी की बजाय लॉस लिख लेना, ना भी लिखो तो 453 को माइनस लिखोगे तो मतलब क्या है, लॉस ही। अब होना क्या था, एक ओहो अच्छा सॉरी, अच्छा सुने 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 बात और असल में अगली बात जब सोचने लग जाता हूँ तो ऐसे होता है। एक चीज़ रह गई यहाँ पे, गेन लॉस कंप्यूटर वाला और उसका कैश, जब वो भी लिख लोगे यहाँ पर टोटल आ जाएगा ए, यहाँ पर टोटल आ जाएगा, सॉरी बी कहाँ गया ये, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, जितना डाटा है सो है। जब यहाँ पर ए और बी आएंगे तो उनका टोटल आ रहा होगा, सी नहीं है तो ना सही, आगे कुछ ना लिखना, आगे यूं ना ओपनिंग है ना ये कह लेना कि ओपनिंग 0 है तो क्लोजिंग ये, ऊपर जो है वो एक्स लिख दो, नहीं पता, जितना मुमकिन है उतना सवाल करना है। आप नहीं प्रूव, उल्टा खुश हो जाओ, शुक्र है कैश नहीं है, गलत है या सही है, बस घर आके खुश रहेंगे, रिजल्ट आने तक भी खुश ही रहेंगे, ठीक है। तो इसको अगर दोबारा करना चाहें तो बेशक कर लीजिएगा, ठीक है। ये नेट कैश फ्लोज यहां पर आते थे ना जी, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस करते थे, ओपनिंग आया करता था, क्लोजिंग वो कुछ भी नहीं कर सके हम, तो जो बस डाटा अवेलेबल हो वो लिख दिया करो, उस चीज़ों को, उनकी चीज़ों को पहुंचा दिया करो। नंबर भी सिर्फ इसके 9 थे, और ये दोबारा करना चाहें तो बेशक करें। अब पास पेपर 9 मैंने कल पे रख लिया तुम्हारे वाला सवाल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी करना था हमने, एक सवाल इसी तरह से कल स्टार्ट में, उसके ऊपर टाइम लगा लेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो हमने आते साथ कुछ डिस्कस कर ही लिया ना, वो सारा कुछ। चलो क्या याद करोगे, आज रिवीजन करवा देता हूँ, कल से टाइम पे आओगे ना फिर आज रिवीजन करवा देता हूँ। अहद कर लो, अब अहद के ऊपर पूछ भी होती है। नहीं, रिपेयर माइनस होना था, प्रॉफिट तक आते आते नहीं हुआ था, तो करके सही वाला प्रॉफिट लिख लिया। नहीं, वो और चीज है, वो यहाँ पे ना करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में कैश में कन्वर्ट होगा, या तो ये रिपेयर होगा ही कैश कि वो मिस्त्री आया था पैसे दे के भेज दिया, या उधार भी होगा तो वो एक्रूअल प्रीपेमेंट पड़ा होगा, यहाँ पे कैश में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक से। छोड़ो बस, ठीक है, कुछ और समझाना था यहाँ पे, काफी पढ़ लिया वैसे भी, कैश लोग ज्यादा ही पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ाया तो पिछला टेस्ट ऐसा दिया है ना मैंने, वरना कोई और टेस्ट में सवाल जाले चाले वाला सवाल देता, सुकून से कर लेते। इकट्ठी फिगर आ रही है, 1 मिनट, बेटा हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अपना काम बढ़ाना था, कुछ बच्चों ने कहा मुझे कि हमने एक्सपेंस और क्रेडिटर अलग कर लिए थे, तो मैंने कहा अच्छा है, कुछ सवाल जवाब सेम ही आया, कहते हैं हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, चुप के रखो काम। बट मैंने तो ये कहा कि हमारा मकसद क्या है, कैश फ्लो बनाना, डाटा ही इतना सा था तो हमने सारा कुछ ही, क्रेडिटर्स भी, स्टॉक भी और एक्सपेंसेस भी इकट्ठे रख दिए। अब स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग भी उसी लेजरे, अब लेजरा बन गया था, वो लेजरे में पहुंच गए। स्टॉक भी ओपनिंग क्लोजिंग, प्री पेमेंट्स भी ओपनिंग क्लोजिंग, एक्रूअल्स भी ओपनिंग क्लोजिंग, सब कुछ वहीं पे, और क्रेडिटर्स भी ओपनिंग क्लोजिंग वहीं पे। जी हो सकता था, लेकिन क्यों करना है ऐसे टाइम ज़ाया करना, ठीक है। उसमें फिर एक्सपेंसेस में फंस जाते। अब सुनो मेरी बात, वहां से बस हमने, सुन लो क्या कर लेना था, सोल्यूशन लेके गए थे ना, सोल्यूशन लेके जाना था ना, कहा था सोल्यूशन पड़ा हुआ है, आज ले लीजिएगा लाजमी सोल्यूशन, सब बच्चे सोल्यूशन जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वो सवाल किसी क्लास में मुकम्मल नहीं करवाया,
सिर्फ बात की है ताकि आप कर सकें। टेस्ट वाला बेटा आपने टेस्ट दिया ही नहीं होना, आपको क्या पता। ठीक है, हो गया था टेस्ट में सवाल, एक्सपेंस नहीं निकला। हमने क्या लिखना था, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, वो तो बिल्कुल वैसे ही आ जाना था, और कैश पेड टू सप्लायर एंड फॉर एक्सपेंसेस ये इकट्ठा लिख देना था बस। कोई ये थोड़ा ही है कि नीचे वो आपने ऊपर एंड एक्सपेंसेस लिखा है तो वो तो गुनाह कबीरा हो गया। वो डाटा खुद, वो सवाल खुद गुनाह कबीरा कर चुका था डाटा ऐसा देकर, तो जो डाटा था बस सही। ओके, ये प्लीज 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 सोल्यूशन लेके जाइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, लाजमी सोल्यूशन लेके जाइएगा आज, और घर पे जाके एक नज़र कम से कम उसको देख तो लीजिएगा कि क्या हुआ पड़ा है और हमने क्या करना है। बेटर है कि वो सवाल खुद कर लें। बहुत अच्छा सवाल था, छोटा सा सवाल है, 10 मिनट में हो जाएगा। ओके चलें जी, आप हेडिंग बना लें। पास पेपर 9 जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो आज पढ़ के आएंगे ताकि मसले मसाइल कल तक उनके सामने हो, ताकि ऐसे ही पहले 10, 15, 20 मिनट में उन पर बात हो सके। इस पर ज़रा बात थोड़ी सी ज़्यादा थी, पास पेपर 9 में इतनी बात नहीं होगी, 5 से 7 मिनट में बात हो जाएगी उसके ऊपर। तो होमवर्क के अंदर एक तो पास पेपर 9 आपने करना है कैश फ्लो का। ओके, सिर्फ पढ़ना है, करना नहीं है, सिर्फ पढ़ के आ जाना ताकि कोई मसला था तो वो रिजॉल्व हो जाए। और दूसरा, अभी आज एक सवाल मिलेगा आपको, वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, वो क्लास वर्क भी होगा, दोबारा से करने के लिए भी वही होमवर्क होगा। तो ये है जी पास पेपर नंबर 9 कैश फ्लो, और सेकंड होमवर्क होगा आपका क्वेश्चन बैंक नंबर 1 एंड ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आई कैप ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सिर्फ एक ही MCQ दिया, वो सवाल दिया हुआ है, और वो हम आज पहली क्लास की डिस्कशन से ही उसको कर लेंगे। लेकिन इसमें बहरहाल और चीज़ें भी हैं, तो अगले 2 दिन हम वो चीज़ें भी पढ़ते रहेंगे और मज़ीद प्रैक्टिस भी करते रहेंगे उन चीज़ों की। ठीक है, तो भाई ये पढ़ने से कुछ नहीं समझ आएगी, मैं पढ़ाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जिन बच्चों को पहले पढ़ा दिया वो तो पहले आए थे ना, अब आपको दोबारा पढ़ाता हूँ, लेकिन इसलिए इस शर्त पे पढ़ा रहा हूँ कि आइंदा आप टाइम पे आया करोगे। ठीक है, ओके जी, ये मैं जब कहूँगा तो नोट कीजिएगा। सब सुने, अब सब सुने, अब सबकी तवज्जो मेरी तरफ हो। बोर्ड पर जितनी बात दिखाई जाएगी सिर्फ वही पढ़ेंगे आप लोग, कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी। पहले हम कैश फ्लो ही डिस्कस कर रहे थे, लेकिन प्लीज़ ऐसा नहीं किया करें, 50 तक तो लाजमी आ जाया करें सब कोशिश करके, प्लीज़। ठीक है, 5 मिनट अगर मेरे लिए बैठ जाएंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 5 मिनट पहले आके कुछ पढ़ा गया और वो चीज़ पर्चे में, पेपर में सवाल बनने की बुनियाद बन गई, तो सारी ज़िंदगी खुद को कोसते रहोगे कि 6 महीने ज़ाया कर दिए वो 5 मिनट के लिए। बस बिस्तर से नहीं निकला गया, बस ठंड थी, बस चाय पीते रहे, दोस्त से गप्पे लगाते रहे। तो इसलिए 50 तक सब बच्चे कल से क्लास में होंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? ओके, अच्छा जी सुने, अब सबसे पहली बात प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम। सिर्फ किसकी बात? कोई बच्चा भी ब्लाइट बोर्ड पे नहीं देखेगा जब तक मैं नहीं कहूँगा इस टेबल की तरफ। ठीक है, और वो तो बात ही वैसे बात की है, वो तो मैंने वैसे ही बस टाइम बचाया हुआ है। वो तो उनकी क्लास में भी उनको कहा था ये नोट करो और वो फटाफट बना दिया था। ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो के सवाल की वजह से थोड़ा टाइम कम था, लेकिन कुछ चीज़ें कंक्लूड करना चाह रहा था ताकि आप कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे, हाँ सही है ये स्टैंडर्ड तो गया, समझो फड़क गया, और फिर कल परसों इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें ऐड करेंगे उसमें। अच्छा जी, हेडिंग तो बना लें रजिस्टर पे, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नाम तो लिख लें, ये लिख लें, चलें IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बस 41 एक और है, वो भैंसों वाला स्टैंडर्ड FAR 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ सचमुच, भैंसें, भेड़ें, कट्टे, बच्चे, वो भी एसेट होते हैं, वो बायोलॉजिकल एसेट होते हैं, उनका अपना स्टैंडर्ड है अब एग्रीकल्चर का, वो पढ़ेंगे FAR 2 में आप जाके। अब 40 तक तो देखें आप पहुंच ही गए, बड़ा जंप लगाया वैसे आप। IAS 16 पढ़ा, फिर IAS 1 पे वापस चले गए, शेयर जनरल इक्विटी, फिर IAS 7 पे आए, अब यकदम IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टिंग ही लिख रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी असल में, वो भूल गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। चलें, हेडिंग बन गई, मुबारक हो, नया टॉपिक शुरू हो गया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सैड फील करते हैं जब पुराना टॉपिक जा रहा होता है, कैश फ्लो जा रहा है, सैड फील करते हैं, यार इतने दिन से पढ़ रहे थे, अभी तो पता लगा था कैश फ्लो क्या होती है। जब पता लगता है तो नया टॉपिक आ जाता है। पहले 3 दिन तो मैं समझ नहीं आ रही थी, चौथे दिन समझ आनी शुरू हुई, 5वें दिन थोड़ा सा इसके साथ
जो है वो हम मानूस हुए, छठे 7वें 8वें दिन हमें लगा हाँ यही तो है वो टॉपिक जो हमें आता है, और फिर 9वें 10वें दिन अगला टॉपिक शुरू हो गया, तो सैडनेस तो होती होगी। लेकिन क्या करें, अब होती भी है अगर तो कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी होती है, नीली भी होती है, काली भी होती है। ओके सुने, अब प्रॉपर्टी सुन लें। प्रॉपर्टी में हम आज बात सिर्फ करेंगे लैंड की या बिल्डिंग की या इनके कॉम्बिनेशन की, बस, इसके अलावा नहीं, ठीक है जी। तो अब ज़रा बात तवज्जो से ध्यान से सुनते रहिएगा। ये सारा ही टेबल आपने तब नोट करना है जब मैं कहूँगा, उससे पहले एक लफ्ज़ नहीं नोट करना। किसी बच्चे को मैंने कुछ नोट नहीं करने दिया था पिछली क्लास में भी। बॉल पॉइंट्स डाउन रखें, हेड्स बूथेज अप रखें और सुनते रहें, समझते रहें। लैंड एंड बिल्डिंग, मिसाल के तौर पे, मिसालों से बात शुरू करते हैं, मिसालों से, ये नमक पालो मिर्च पालो, मिसालों से बात शुरू करते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक लैंड लिया, प्लॉट ऑफ लैंड, और उसके ऊपर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की और उसमें एक प्लांट लगा दिया। ये पिछली क्लास में मैंने पहली बार बनाया था जिंदगी में, ऐसी छोटी सी फैक्ट्री, ठीक है। बड़ी सी फैक्ट्री बनाएंगे यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब पढ़ेंगे तो, ठीक है, उसमें पंखे भी लगाएंगे, मजदूर भी उठाएंगे, सब कुछ करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी फैक्ट्री, एक प्लॉट ऑफ लैंड लिया, उसके ऊपर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की और उसमें प्लांट लगा दिया। अब ये प्लांट चला, इसने आउटपुट दी, प्रोडक्शन, ठीक है। वो आउटपुट, वो प्रोडक्शन, वो हमने, वो मर्चेंटाइज जो थी वो हमने बेची और सेल्स की और प्रॉफिट्स कमाए। मुझे बताओ, ये लैंड या ये लैंड एंड बिल्डिंग हम किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं? बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। साथ वाला एक प्लॉट हमने और ले लिया, उसके ऊपर एक 3 मंजिला इमारत, वो हमने प्लाजा बनाया, ठीक है जी। और ये ज़मीन सारी है लेकिन ऊपर बिल्डिंग थोड़ी सी ऐसे है, ठीक है। नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर जो है वो ज़्यादा है। इसमें पहले हमने सेल शोरूम बनाया, साथ ही एडमिन डिपार्टमेंट वालों को भी बिठा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अकाउंटेंट्स वगैरह को, एग्जेक्टिव्स को बिठा दिया, ऊपर डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। नाउ दिस इज आवर हेड ऑफिस प्लस आवर सेल शोरूम। ये लैंड है, ये भी बिल्डिंग है, देखो प्लाजा है, ये 3 मंजिला प्लाजा है, ठीक है। तो ये भी एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये लैंड बिल्डिंग है, इसका क्या पर्पज है? बिजनेस पर्पज है, बिजनेस का ही पर्पज है। बिजनेस चलाने वाले डायरेक्टर्स, चलाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चलाने वाले इंजीनियर्स, चलाने वाले एडमिन के डिपार्टमेंट, सेल वाले, प्रोडक्शन वाले, ये लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं। ये साथ ही हमने हेड ऑफिस भी साथ ही फैक्ट्री बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग का मकसद क्या है? बिजनेस के यूज के लिए है। तो जो बिजनेस के यूज के लिए लैंड एंड बिल्डिंग होती है, आज तक उसका क्या करते आए? उसको एसिड कहते थे। कौन सा एसिड? IS 16 वाला एसिड। क्या? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो पहली बात, ऐसी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब लैंड या बिल्डिंग या बोथ, सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स लैंड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका पर्पज है यूज इन बिजनेस, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मकसद है यूज इन बिजनेस, उसके ऊपर IS 16 अप्लाई होगा। कोई नई बात नहीं, हमेशा से अप्लाई होता आया है, ठीक है। वो IS 16 जो कहता था, भाई ले ले तू पहले, वो IS 16 जो कहता था कोई आइटम PPE बनाना चाहते हो तो पहले उससे पूछो 2 शर्तें पूरी करता है मेरी, रिकग्निशन क्राइटेरिया, ठीक है। इनिशियल रिकग्निशन क्या कि कॉस्ट मेजर कर सकते हो रिलायबली, फ्यूचर बेनिफिट्स आएंगे, और हम कहते थे हाँ, कहता था ठीक है रिकॉर्ड कर लो। फिर IS 16 से हम पूछते थे किस पे रिकॉर्ड करें, तो कहता था इनिशियली कॉस्ट पे रखो और दुनिया जान की चीजें उसमें ऐड करा देता था, ठीक है। जो एसिड के एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, ठीक है, उनको एसिड कॉस्ट में शामिल कर लो, हम कहते थे। और सब्सिक्वेंटली कहता था कॉस्ट पे ही रहो या रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले जाओ। ये वो IS 16 है। तो जो प्रॉपर्टी, जैसे बाकी एसेट्स भी थे उनको तो छोड़ो, ये प्लांट भी तो है ही,
वो तो वैसे ही पीपीई में जाना था, मैं प्रॉपर्टी की बात, लैंड एंड बिल्डिंग, वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस में यूज हो रही है, बिजनेस पर्पज के लिए है, बिजनेस के अंदर ही जो काम हो रहा है, जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटी उसमें इस्तेमाल हो रही है किसी भी तरह से, उस पर क्या लगेगा? IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पढ़ा हुआ है हमने बड़ी तफसील से। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसने 7 वाला प्लॉट खरीद के वैसे ही रख दिया, ना तो उस पर फैक्ट्री लगाई, ना ही उस पर हेड ऑफिस बनाया, बल्कि उसको इसलिए रखा है कि अभी कोई अच्छा गाहक मिलेगा तो बेच देंगे। बल्कि छोड़ो ऑर्गेनाइजेशन को, आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो, ऐसे बात करते हैं, आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो, आपने 5 प्लॉट्स खरीद के रखे हुए हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये प्लॉट ऑफ लैंड आपके लिए फिक्स्ड एसेट बन सकता है? क्या इससे आपको अगले कई साल फायदा आना है? ये फिक्स्ड एसेट है ही नहीं, ये तो आपकी इन्वेंट्री है, ये तो आपकी इन्वेंट्री है। अभी एक बंदा आया कि मुझे 5 प्लॉट चाहिए, कह गया यार इकट्ठे ही पैसे चुक लो। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, आप साथ में जो है वो ये क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, साथ में आप कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। आप क्या करते हैं? आप मकान बनाते हैं, मकान बना के बेच देते हैं। आपने 5 मकान बनाकर उनके ऊपर पट्टी लगाई हुई है फॉर सेल। नाउ दिस इज योर फिक्स्ड एसेट, दिस इज योर इन्वेंट्री। तो अगर है तो प्रॉपर्टी ही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग ही, लेकिन अगर उधर ना देख भाई, बात से अगर एक लेजर भाई दे देंगे काइंडली जी, जब तक आनी है तब तक मैंने वैसे ही काम मुका लेना, जल्दी आ जाओ, ठीक है जी। अगर किसी प्रॉपर्टी का मकसद हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल होना, तो ये तो ऐसे ही है जैसे हमने जब वो बिस्किट के डिब्बे बना के पैकेट बना के रखे हुए थे वो बेच रहे थे, तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने प्लॉट लेकर रखे हुए हैं वो बेच रहा है। जैसे हमने चॉकलेट्स बनाकर रखी हुई थी, मैन्युफैक्चरर थे वो बेच रहे थे, ऐसे ही उस कॉन्ट्रैक्टर ने घर बना के रखे हुए वो बेच रहा है। तो ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने रखा ही फॉर द पर्पज ऑफ सेल है। इसका मकसद क्या है? फॉर सेल। मकसद क्या है? ऊपर पट्टी लगी हुई है फॉर सेल। कभी कभी लिखा होता है प्लॉट्स के बाहर या घर के बाहर, ये प्रॉपर्टी बराए फरोख्त नहीं है। आज उसकी बात करनी है हमने असल में, ठीक है। तो जो लिखा होता है बराए फरोख्त, फॉर सेल, कॉन्टैक्ट फलाना बंदा, ये क्या है? ये उनकी इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री पे कौन सा स्टैंडर्ड लगा करता था? IS 2, जो कहता था क्या करो आप लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे उसको रख लो, ठीक है। कौन कौन से खर्चे ऐड करो, IS 2 पढ़ा हुआ है इंट्रो में हमने, ठीक है। अब आई है तीसरी बात। तो अगर दरमियान में आप देखें तो अगर किसी प्रॉपर्टी का मकसद है, पर्पस का मतलब क्या होता है? मकसद, मकसूद नहीं, मकसद। वैसे ये भी कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी से क्या मकसूद है, ओके। तो आप कहोगे नहीं जी शौकत है, मकसूद नहीं है। मकसद इज फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या मतलब? उसका बिजनेस ही यही सेल करना है। तो इस प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं कह सकते। ये इंट्रो की क्लास में आपको बच्चों ने पढ़ाया जाता है, जब वो साथ आपको कहते हैं कि अगर आपने कार खरीदी है फॉर यूज इन बिजनेस तो आपका फिक्स एसेट है, लेकिन शोरूम वाले ने कार खरीदी है तो वो उसके लिए इन्वेंट्री है। आपने लैंड में बिल्डिंग खरीदा है और हेड ऑफिस बना लिया, उसमें आपके लिए फिक्स एसेट है, लेकिन किसी और बंदे ने लैंड बिल्डिंग खरीद कर उसमें जो है वो लैंड बिल्डिंग खरीदा, उसको आगे बेचना है, उसका काम ही यही है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसकी ये सेल है, क्या है? इन्वेंट्री। तो अगर प्रॉपर्टी का मकसद फॉर यूज इन बिजनेस है तो PPE IS 16। अगर प्रॉपर्टी का मकसद फॉर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल है तो ये IS 2 इन्वेंट्रीज। अगर उधर नहीं देखना, इधर देखो, अगर आपने प्रॉपर्टी ली, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने 7 वाला प्लॉट लिया और लेकर रख दिया, क्यों पड़ा है जी? आप क्या बेचना चाहते हैं? अगर नहीं, अब रोज फोन आ रहा है, ये आपने प्लॉट बेचेंगे, प्लॉट बेचेंगे। उन्होंने कहा यार 4 दीवारी पाओ तो बाहर लिख के ला दो, ये जायदाद बराए फरोख्त नहीं है। तंग आके आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा होता है ना, ये रोज बंदे फोन कर रहे हैं, रोज पूछ रहे हैं, ये पूछ के घर आ जाते हैं, खट 7 वाला दरवाजा है, ये प्लाट साडा है जी, हाँ जी साडा है जी, बेचना है? नहीं यार नहीं बेचना, जाओ भज्जो काम करो। तो लिख के लगा दिया ये जायदाद बराए फरोख्त नहीं है।
नाउ दिस इज नॉट इन्वेंट्री। अगली बात, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पे फैक्ट्री लगाई? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पे हेड ऑफिस लगाया? नहीं। तो फिर हमने पूछा तो फिर रखी क्यों हुई है? एक बंदे ने तंग आके पूछा, यार बराए फरोख्त नहीं तो रखी क्यों हुई है? यार हमने रखी हुई है 10 12 15 20 साल बाद हो सकता है हम इसको बेच दें, हो सकता है हम इसको यूज करें। अभी तो हमने सिर्फ इस मकसद के लिए रखी हुई है कि इसकी वैल्यू में जो बढ़ेगी ये वैल्यू, उससे फायदा उठाएंगे, यानी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। या किस लिए रखी हुई है? छोटा सा दरवाजा भी लगा दिया, वालों को किराए पे दे दिया ये प्लॉट ही, वो गाड़ियां यहां खड़ी करते हैं, पार्किंग बनाई हुई है उन्होंने, नहीं खुद से प्लाजा बना दिया। अब अपना हेड ऑफिस अलग ये पड़ा हुआ था, ये जो नया प्लॉट खरीदा ये इस पे एक 10 मंजिला प्लाजा बना दिया। ये 10 मंजिलें हैं, ठीक है, 10 हैं, ठीक है, और ये 10 मंजिलों के ऊपर किराए के ऊपर ऑफिस बनाए, फ्लैट्स बनाए और दुकानें बनाई नीचे, जैसे जैसे प्लाजाज आपको नजर आ रहे होते हैं। तो उसको आपने क्या कर दिया उसको आपने रेंट पे कर दिया। अब ये भी प्रॉपर्टी है, इसका मकसद फॉर रेंटल है। आप कहोगे क्या मतलब? अगर प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्डिंग, लैंड के ऊपर बिल्डिंग बन जाए तो उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होगी? भाई दोनों भी हो सकते हैं। लैंड ये नहीं कह सकता बड़ा बोझ पै गया बिल्डिंग ना, मेरी वैल्यू नहीं बढ़ रही। आपने कोई बिल्डिंग बना दी, उस पर किराए पे चढ़ा दिया, तो लैंड की कीमत भी साथ साथ बढ़ रही है। तो अगर किसी प्रॉपर्टी का मकसद हो फॉर रेंटल, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर बोथ, तो उसको हम ना तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ यूज में IS 16 में लाएंगे यूज में, ना हम उसको ऑर्डिनरी कोर्स में सेल में ला सकते हैं, बल्कि हम उसको लेकर जाएंगे IS 40 आएगा ऐसे सीना तान के, ये है मेरे वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये है, फखर से कहेगा ये है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये है मेरी प्रॉपर्टी, ठीक है। वो जैसे एक बड़ी अजीब सी बात जैसी जहन में आ गई कि कुरान के अंदर एक आयत इसका मफहूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि नबी जी कह दीजिए ये है मेरा रास्ता, कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। ऐसे ही आयत जहन में आ गई। तो कैसे फ़ख्र से अल्लाह ने कहा बताने का कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ तो ये मेरा रास्ता है, तो फ़ख्र से वो बस ऐसी बात ज़रा मैच हो गई। आइए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया, उसने कहा फ़ख्र से कहा ये है मेरी प्रॉपर्टी, तो इस पर मैं अप्लाई होऊंगा। IS 16 पीछे हट जाओ, IS 2 तुम भी पीछे हट जाओ, ठीक है। तो अल्लाह में भी तौफीक दे अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, वो वक्त निकाले हम भी और ख़ुद भी चलें इस तरफ को। बहरहाल वापस चलते हैं, ठीक है। दिल तो बहुत करता है बहुत सारी बातें करने का, लेकिन क्या करें, ये भी जिम्मेदारियां हैं, ये भी मजबूरी है। ओके, हाँ जुम्मा है, ओके सुने, ओह जुम्मा है, सुने सुने सुने, आज तो जुम्मा है, जल्दी क्लास शुरू करनी है अगली। सुने 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 सुने, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? जिसका मकसद फॉर यूज ना हो बिजनेस में, फॉर सेल ना हो बिजनेस में, बल्कि फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर रेंटल और फॉर बोथ हो, तो हम क्या कहते हैं, ये IS 16 IS 2 वाली प्रॉपर्टी नहीं है, एसेट नहीं है, ये IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला एसेट है। क्लियर है? ऐसे भी हो सकता है। अब ये मेन बुलेवार्ड डिफेंस के ऊपर कितने प्लाजा आपको नजर आते हैं, तो अक्सर इस तरह से हुआ है, अक्सर इस तरह से है, जगह खरीदी होती थी। जैसे सिटी टावर्स, बिल्कुल एक वो मेन मार्केट के बिल्कुल चौक के पास एक सिटी टावर है, ठीक है। अब वो जिस ऑर्गेनाइजेशन का है, जिस ग्रुप का है, उसका नाम उमर ग्रुप है। अब उनका असल काम ये नहीं है, उनका असल काम क्या है, वो टेक्सटाइल के अंदर है, बनेरो टेक्सटाइल, फैसल स्पिनिंग, इस तरह के वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के अंदर हैं, प्लस ये हश पपीज़, ये भी वो लोग उन्हीं के ग्रुप का ही एक पार्ट है। मेरा इत्तफाक रहा ऑडिट करने का उनका। अब उन्होंने ये प्लाजा बना के टॉप फ्लोर अपने पास रख लिया, बाकी सारा नीचे रेंटल पे दिया हुआ है। तो ये भी एड्रेस करता है IS 40 जो है, ये भी एड्रेस करता है कि पार्टली ओन्ड भी हो सकता है और पार्टली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो ये बात इंशाल्लाह कल या परसों में करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपका मकसद ये नहीं था, बिजनेस तो कुछ और है। आप तो जूते बनाते हैं, आप तो जो है वो गाड़ियां बनाते हैं, आप तो कपड़े बनाते हैं, साथ में आपने एक प्लाजा भी खड़ा कर दिया, जगह खाली पड़ी थी, पैसे पड़े थे, चलो जी प्लाजा बनाओ, चलो जी किराए दे चाड़ दो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 16 नहीं, IS 2 नहीं, दिस इज। फिर ये ट्रांसफर भी किया करेंगे, ये भी हमारे इसी कल या परसों की क्लास का हिस्सा है। IS 2 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से IS 2, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से IS 16 से ऐसे आना जाना लगा रहेगा ट्रांसफर्स, ये बात करेंगे हम इंशाल्लाह, पर अभी नहीं, ठीक है। अब ये डिसाइड हो गया कि जिस प्रॉपर्टी का पर्पस हो कैपिटल एप्रिसिएशन
या रेंटल्स या दोनों ही, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, IS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब जब IS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी तो हम अकाउंटेंट्स हैं, हमने IS 40 से पूछा, अच्छा जरा बताओ तो क्या शर्त है कोई भी प्रॉपर्टी को तुम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहोगे। अब IS 40 कल का बच्चा, IS 16 पुराना बुजुर्ग, हाँ अब वो मस्सा मसाइल हो, अल्लाह बुजुर्गों का साया कायम रखे, तो बुजुर्गों के पास तजुर्बा होता है, ठीक है। तो IS 40 ने फोन किया, कहानी बना रहा हूं, ऐसे करता नहीं है, ठीक है। IS 40 ने फोन किया IS 16 को, वो भाई ये अकाउंटेंट आए हैं, पूछ रहे हैं कि कब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी को कहोगे। तो उन्होंने कहा यार तू मेरे जैसा ही है, तू उनको वही 2 शर्तें बता दे जो मेरी थी। इनिशियल रिकग्निशन के लिए 2 शर्तें लगा दे, फ्यूचर बेनिफिट्स हैं विल फ्लो, कॉस्ट विल बी मेजर्ड रिलायबली, तो अगर यस हो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना लेना। अब फ़ोन बंद किया और हमारे पास IS 40, उसने कहा इनिशियल रिकग्निशन का क्राइटेरिया क्या है, सेम एज IS 16, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंटिटी, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, इफ बोथ आंसर टू बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस इज यस देन दिस प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या मतलब, जैसे वहां कहते थे PPE डेबिट कैश क्रेडिट कर लो, ये 2 शर्तें पूरी होने पर, ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट कर लो। डन, हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा अच्छा जी 2 शर्तें पूरी हो गई, अब हमें ये बताओ इनिशियली हम इसको किस पे रिकॉर्ड करें। अब IS 40 फिर परेशान हो गया, फिर फ़ोन किया IS 16 को, यार ये बड़ा तंग कर रहे हैं। मैंने 2 शर्तें बताई, शर्तें पूरी करके ले आए, कहते हैं हम बनाओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कहते हैं बताओ किस पे रिकॉर्ड करना है। उन्होंने कहा, उन्हें कहो इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे करोगे, इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे करोगे, बस अभी इतना बता दो, अभी काम चलाओ, ठीक है। तो IS 40 ने कहा मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट किस पे करोगे, कॉस्ट। इस पे स्टार लगा दिया मैंने पिछली क्लास में कि इस पे बात तफसील में तो बाद में करेंगे, मुख्तसरन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट यहाँ भी ऐड होंगी। क्या मतलब, लीगल कॉस्ट है, कोई वकील को पैसे दिए, कोई ट्रांसफर फीस दी लैंड बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है जी, खरीदा है तो होंगे कम, जरा जाहिर सी बात है, लैंड बिल्डिंग की इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो नहीं होगी, टेस्ट रन तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल मिलती जुलती बातें हैं, ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे इसके ऊपर बात करेंगे, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे नाअहली की वजह से कॉस्ट पड़ी थी, हम उसको नहीं ऐड करते थे, तो इस तरह की बातें करेंगे इंशाल्लाह। कॉस्ट डिटर्मिनेशन की थोड़ी सी बात कर लेंगे, इस पर स्टार लगा दिया। बहरहाल इसने कहा इनिशियल मेजरमेंट किस पे करो, ऐड कॉस्ट। हम ठहरे अकाउंटेंट, हमने IS 40 से कहा अच्छा चलो इनिशियल तो कॉस्ट पे हो गया, ईयर एंड पे क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब हम असल में खरीदना चाह रहे हैं ना, IS 40 खरीदार हैं हम अकाउंटेंट्स, ठीक है, और सवाल पूछ रहे हैं, हाँ तो ईयर एंड पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। अब वो फिर उसका रंग फक, मैंने कहा मैं 1 मिनट ज़रा, वो मुझे कॉल आ गई है बॉस की, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। अंदर गया होगा, IS 16 यार एक कितने फसाता है तू मैनू। वो कह रहे हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी कोई चीज़ होती है, वो क्या है। मैंने कहा कोई नहीं, उनको 2 ऑप्शन देने हैं, एक कॉस्ट मॉडल, दूसरा कह रहे नहीं वो तो मेरा है, वो तो मेरा, ठीक है। तुम ऐसा करो, उनको कहो 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो कॉस्ट मॉडल पे रहो या फेयर वैल्यू मॉडल पे। मैंने कहा अच्छा कॉस्ट मॉडल क्या है, उन्होंने कहा वही मेरे अला कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट पे रखो, डेप्रिशिएट करो, कोई इंपेयरमेंट हो तो वो भी कर लो, बिल्कुल सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। नोट भी बनाना चाहो तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, WDV। देखा, और दूसरा ऑप्शन दूसरा ने कहना फेयर वैल्यू। मैंने कहा अच्छा वो क्या है, तुम्हारे वाला रिवैल्यूएशन है, नहीं, नॉट लाइक रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता था, अगर आपको याद हो तो, मिसाल के तौर पे एक एसेट 100 का खरीदा, 10 डेप्रिशिएट होकर 90 का पड़ा था, हमने कहा इसको उठा के 120 पे ले जाओ। अब ये सरप्लस था, हमने इसकी एंट्री की थी PPE डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अब जब आगे बढ़े थे तो यहाँ पे तो हम, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10 साल इसकी लाइफ थी, हमने डेप्रिशिएट किया था इस तरह से 10 रुपये, आगे बढ़े तो हम क्या कहेंगे, डिवाइड बाय 9। डेप्रिसिएशन हो रही थी, होती रहेगी। ये डिफरेंट क्या है इसमें और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले फेयर वैल्यू मॉडल में, अगर आप एक बार फेयर वैल्यू पर आ गए तो आप डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपकी बातें खिल गई, डेप्रिसिएशन नहीं है। साथ ही कहा उसने, लेकिन हर ईयर एंड पे मार्केट में अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जाओगे हाथ से पकड़ के, और यूं करके गले में रस्सी डाल के प्रॉपर्टी लेके फिर रहे हो गया, जाके उसकी कीमत लगवाओगे, और जो उसकी फेयर वैल्यू होगी
बस बेचना नहीं है, वापस ले आना, आगे फिर अपनी प्रॉपर्टी को बांध देना और अपनी बैलेंस शीट के अंदर उस प्रॉपर्टी को उसकी कॉस्ट से उठा के फेयर वैल्यू पे ले जाना। और ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को डायरेक्ट ले जाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये लेजर हमने बनाया भी था, इसीलिए तो मेरा ज़हन बन गया था ये स्टैंडर्ड करवाने के ऊपर। वो एडजस्टमेंट रिसेंट टाइम में उसने डाल दी थी ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, तो थोड़ी सी बात चूंकि कर दी मैंने कल, मैंने कहा चलो ज़हन भी बन गया है तो जाने दो। ठीक है, तो बात समझ आई है क्या फर्क है? अगर फेयर वैल्यू मॉडल, अगर कॉस्ट मॉडल पे तो करी जाओ डेप्रिसिएशन जैसे कॉस्ट मॉडल होता था, अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज, ईयर एंड पे जाकर क्या करोगे, फेयर वैल्यू लगवाओगे। गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन उसको कहां ले जाओगे ये इंपॉर्टेंट बात है। वहां पे हम नहीं लेकर जाया करते, जिसको कहते थे रियल सरप्लस क्रेडिट। ठीक है, पर वो रीवैल्यूएशन मॉडल था, ये कौन सा है, फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें, थोड़ा सा इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, जल्दी कर लें। ये अब नोट 1 मिनट में, अच्छा चलें 1.5-2 मिनट बस, आखिरी लास्ट, ये अब इससे तो सस्ता नहीं मिलेगा इससे। ठीक है जी, लेने तो लो, नहीं तो जाओ। नहीं आई डेप्रिसिएशन वाली बात यह है कि डेप्रिसिएशन नहीं करनी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो, फिर करनी है, वही है। करता हूं अभी अप्लाई करता हूं, ये सवाल इसीलिए तैयार किया हुआ भाई। ये सवाल बांट दें, पर्चियां बांटें इनको, मैं जरा नोट सीधा सुधा कर लूं, सीधा पदरा कर लूं। चलो सॉरी, मैं 2 मिनट बैठ जाऊंगा साह लेने के लिए, तो कर लेना नोट। बस ये चाहते हैं कि बैन नहीं देना है, पैसे नहीं देते। कम तो नहीं पड़ गए, पर्चियां हैं भाई। आई कैप की किताब में खत्म हो गए, खत्म हो गए। अच्छा अभी आ जाएंगे जी, टेंशन नॉट, जस्ट मेंशन, डोंट टेक टेंशन, यू विल बी गिवन द रिक्वायर्ड हैंड आउट विद अटेंशन। क्विकली नोट करें जी। कितने बच्चों के पास हैंड आउट नहीं पहुंचा? इधर सेकंड रो में दे दो यार, 2 सेकंड रो में, 2 3 दे दो, एक और दे दो, कोई मसला नहीं है। ये भाई आगे भी दे दो एक, फर्स्ट रो में भी नहीं है, एक दे दो फर्स्ट रो में फीमेल स्टूडेंट्स को। फर्स्ट रो में मेरे चांद, इधर फर्स्ट रो में, इधर दूसरी रो में फीमेल स्टूडेंट, ये एक्स्ट्रा है, ये फर्स्ट रो में फीमेल स्टूडेंट्स की। इधर 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 टीए को दे दो भाई, अब्दुल्ला साहब फर्स्ट रो में। तो पहले सुता सी ले आओ भाई। कितने बच्चों के पास अपने अपने हैंडआउट्स नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 10 कॉपीज करवा लो, ताकि उधर जाते हुए मैं साथ ही ले जाऊं। बाकी कम से कम एक तो मिल जाए ना, अगली क्लास के अंदर भी तो चाहिए होंगे। जुमे का वक्त दाखिल हो गया, जल्दी करें, क्लास भी पढ़ानी पड़ती है। पिछली क्लास में ये सवाल मैंने कोई 8 से 10 मिनट में करवाया है, आपकी क्लास में 5 मिनट में करवाना है, जल्दी करें। समझ आई है? ये इसमें चीज़ें ऐड करेंगे इक्का दुक्का, लेकिन ये मतलब बेसिक सारा थीम है। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर मारनी पड़ेगी, ये आसान है बहुत। आई कैप का लेवल तो अभी हम टेस्ट कर लेंगे, फिर अपने लेवल को खुद बढ़ाएंगे कोशिश करके अगले 2 दिन 3 दिन में। आई कैप का एक ही क्वेश्चन है जो आपके पास पहुंच गया है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का।
पहले दिन इतनी बात हो गई थी कि ये हो जाए, मैंने कहा चलो करवा देते हैं, कल से फिर अपना खेल शुरू करेंगे, तैयारियाँ जी। फर्स्ट रो में थे 2 बच्चे, सेकंड में थे 2 बच्चे, इधर फर्स्ट रो में थे 2 बच्चे, और वो उधर एक हाथ खड़ा हुआ था, इधर 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 फर्स्ट रो में बेटा, इधर भी। ये हाथ ऐसे खड़े करते हैं, ये बस आपने खुद देखना होता है कि नज़र ना आ जाए दूजे बंदे नू, खज्जल होता रहे बस, इधर आए उधर जाए। फिर एक कम है, ये इसने ना हाथ नहीं, इससे ले लो इससे हैंड ले लो, इसने हाथ नहीं खड़ा, ले लो इससे हैंड ले लो इससे। उस बेचारे को अल्लाह पूछेगा उसको, फिर एक और चक्कर पड़ा है। नहीं चाहिए मैनू, चाहिए तो था वैसे, लेकिन आप उसको फिर एक और चक्कर पड़ेगा, रहने दो, मेरे पास है असल में, बुक उठा लूँगा। आई थिंक नोट हो गया, 4 मिनट हो गए हैं, मैंने 2 मिनट दिए थे आपको, 4 मिनट सचमुच हो गए हैं, मेरे पास घड़ी है, मैंने देख के टाइम दिया था आपको, 4 से 5 मिनट हो गए हैं, आप जस्ट नोट नहीं कर सके, इतने नालायक लोग हैं आप। सवाल शुरू करते हैं, ये मिटा थोड़ा ही रहा हूं, नोट कर लेना बाद में। अब सबकी तवज्जो इधर हो, अब नोट आखिरी 2-4 मिनट में करना है, उससे पहले दोबारा से बॉल पॉइंट्स डाउन करने के ऑर्डर्स आ चुके हैं। रिक्वेस्ट कुछ लोग रिक्वेस्ट नहीं मानते, ऑर्डर किसने मानना है? मिन्नत कर रहे हो साथ, ताड़ी मेहरबानी है कर लो, जा काम कर, होते हैं कुछ लोग ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्वायरमेंट ए, फॉर ईच ऑफ अबव प्रॉपर्टीज ब्रीफली स्टेट, कोई नहीं कर रहा मैं स्टेट, घर से स्टेट करके लाना सारी बातें। बुक आप लेंगे ना तो उसमें सोल्यूशन भी होगा, कोई मसला होगा तो मैं बात भी कर लूंगा, लेकिन कोई मसला होगा ही नहीं। अगर आप खुद से कमेंट करें ना तो ये इस लेक्चर से बाहर निकलेगी नहीं बात, आप खुद से अपनी बस गुजारे की अंग्रेजी में भी लिख लें तो सही लिखेंगे आप इंशाल्लाह। मेरा इस वक्त जो फोकस होगा वो पॉइंट बी पर होगा, जिसमें स्टेट वाली बातें डिस्कस भी हो जाएंगी ऊपर पार्ट की, और उनकी प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। कहता है प्रोड्यूस एन एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्लीज इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट मत समझिएगा। वैसे तो मैंने जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी उनमें पीपीई का नोट अलग रखा जाता है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट अलग रखा जाता है, बनता बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। हाँ, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कहीं मुझे इकट्ठा भी मिल जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, वरना मैं आपको बता दूंगा कि कैसे नोट बनेगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जैसे नोट बनाया था ना उसी तरह से वो खत्म करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे ही होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट नए सिरे से शुरू होता है ऐसे है। लेकिन फिलहाल मैंने टाइम बचाया है, मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन करनी थी इन प्रॉपर्टीज की। अगर अलग नोट बनाना होगा तो पीपीई वाला आइटम वहां चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला जाएगा, बाकी सब कुछ तो वैसे ही रहना है, ठीक है। तो ये इसलिए नोट नहीं है, एनालिसिस है, ठीक है, ये एनालिसिस है, प्रॉपर्टी वाइज एनालिसिस में कर रहा हूं, ठीक है। अब सुने, विक्टोरिया owns several properties and has a year end of 31 दिसंबर। Whenever possible, जब मुमकिन हो, whenever possible, जब लिख लें, जब मुमकिन हो, आगे हो सकता है काम ही आ जाए ये लफ्ज, whenever possible, where, चलो ठीक है, wherever possible, जहां मुमकिन हो, ठीक है। विक्टोरिया carries investment properties under the, अब सवाल जो विक्टोरिया का तो ऐसे ही नहीं बोलना, अच्छा जी, जहां मुमकिन हो फेयर वैल्यू मॉडल को फॉलो किया जाता है प्रॉपर्टीज के केस में। ओके डन, चले अब प्रॉपर्टी वाइज बात करना शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी 1 वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी ईयर 1, और जरा रिक्वायरमेंट में आओ, एनालिसिस देना है फॉर द ईयर 31 दिसंबर ईयर 8, आप इसको 2001 और 2008 भी कह सकते हैं कहना चाहें तो, ठीक है। तो ईयर 1 में इसको खरीदा था हमने, ईयर 8 में अब ये जो है एनालिसिस शो करना है कि इस वक्त क्या इसकी कैरिंग अमाउंट होगी, क्या बुक वैल्यू, क्या कॉस्ट, कौन सा मॉडल है, सब बातें करेंगे अभी अगले 5 मिनट में। अभी देखना ऐसे ही है, was acquired on 1 जनवरी ईयर 1, it had a cost of 10 लाख 1 मिलियन, comprising 5 लाख फॉर लैंड एंड 5 लाख फॉर बिल्डिंग।
द बिल्डिंग्स हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 40 years. विक्टोरिया यूजेस दिस प्रॉपर्टी एज इट्स, अंडरलाइन करें, एज इट्स, हाँ जी, इस पे क्या करेंगे, IS 40 अप्लाई करेंगे, IS 2 यूज के लिए है IAS 16। तो लो जी, पुरानी जिंदगी वापस आ गई। प्रॉपर्टी 1 इज पुरानी जिंदगी, समझो पुराने नोट का हिस्सा बन रहा है। जैसे वहां पर लैंड का एक कॉलम होता था, ये वही है, ये प्रॉपर्टी है, बस लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी, दोनों ही है, इसमें प्रॉपर्टी है। अब मुझे बताओ, सवाल में आगे प्रॉपर्टी 2 और 3 और फिर रिक्वायरमेंट है, कहीं भी ने कहा कि ये रीवैल्यू हुई है। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं मयूरेमेंट बेसिस, तो कौन सी बेसिस होगी, कॉस्ट मॉडल है ये। कौन सा मॉडल, तो कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है, इसकी कॉस्ट जब खरीदा था तब भी, आज हिस्टोरिकल कॉस्ट इसको कहते हैं ना, हमेशा से यही। तो फिर जो 10 लाख की प्रॉपर्टी हमने ईयर 1 में खरीदी थी, 31 दिसंबर 7 की शाम को वो 10 लाख की कॉस्ट ही पड़ी है, तो 1 जनवरी 8 को भी वो 10 लाख की ही कॉस्ट पड़ी है। भाई समझ नहीं आएगी तो ये सवाल दोबारा कल समझाऊंगा, इससे परेशान नहीं होना। लेकिन समझ क्यों नहीं आएगी ये मुझे समझ नहीं आई, पिछली क्लास में बात करने के बाद आ जाएगी इंशाल्लाह। पहले ओपनिंग निकालते हैं ना, चलो। अब ओपनिंग अगर कॉस्ट मॉडल है तो क्यूमुलेटिव निकलेगी, बोलो। तो ओपनिंग क्यूमुलेटिव निकालने के लिए वर्किंग, अब वर्किंग्स को अलग रख लेते हैं हम, ए, अब मिटाने में टाइम लगेगा, सुनो, ए 10 लाख में से सिर्फ कितना डेप्रीशिएट होना है ये तो पता है ना। यूजफुल लाइफ कितनी गिवन है, -0 भी लिख देता हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, अगर रेजल वैल्यू होती माइनस करते जी। यूजफुल लाइफ कितनी है, ये तो निकल आएगी 1 साल की डेप्रीसिएशन। वैसे कितनी है, 12,000 ना, 12,500 इस साल की डेप्रीसिएशन यही होगी। 20 साल की डेप्रीसिएशन नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, ओपनिंग। अब देखो ईयर 1 में खरीदा था इसको, 1 2 3 4 5 6 7 7 7, बस 31 दिसंबर 7 पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। कितने साल की डेप्रीसिएशन हो चुकी है, 7 साल की, इंटू 7 जी, 87,500 इज ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। को मसला बिल्कुल बेसिक वाली क्लास है, वही जो हम नोट पहली बार हमने बनाया था, पहले 2-3 दिन में बना लिया था, ठीक है। अब अगली बात, फॉर द ईयर डेप्रीसिएशन कितनी है जी, वही 5 लाख डिवाइडेड बाय, लेकिन 1 साल की डेप्रीसिएशन 5, ये आना आ गया 12,500 बी। लैंड नहीं डेप्रीशिएट हुआ बेटा, 5 लाख लैंड में से, 5 लाख बिल्डिंग था, 10 लाख में से, और 5 लाख लैंड था। जरा पढ़े सवाल को, ठीक है जी। लैंड जी बेटा हम इकट्ठा रखते थे, तो लैंड एंड बिल्डिंग में सिर्फ डेफिनेशन बिल्डिंग की पड़ी है, अभी भी बिल्डिंग, ओपनिंग बिल्डिंग, ये भी बिल्डिंग। 5 लाख यूज किया मैंने, 10 लाख तो यूज नहीं किया। अलग करना है तो कर लो, जरूरत नहीं है, आसान सा सवाल है। कोई एडिशन सवाल में, कोई डिस्पोजल सवाल में, बताएं जी। कोई औखा है कम, ये 1 लाख, WDV आ गई 900। नीचे लिख लेना, वो लिख लेना स्ट्रेट लाइन और 40 साल जो भी यूज किए, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 पे आओ, 2 भी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 3 वॉज एक्वायर्ड ऑन 30 जून ईयर 2। हाँ ये थोड़ी सी मुसीबत पड़ी दरमियान में, साल के ईयर 2 के दरमियान में, चलो खैर देखते हैं। फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, हाँ ये है तो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। द डायरेक्टर्स बिलीव, उनको लगता है, दैट द फेयर वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी वॉज 3 मिलियन ऑन 31 दिसंबर ईयर 7। इधर देखो, बिलीव कर रहे हैं, अभी लिखना नहीं है, बिलीव कर रहे हैं, ये 30 लाख है, थी 30 लाख थी, ठीक है। यानी कि अगर आप वो कल वाला लेजर जो मैंने बनाया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, वो कल वाला लेजर आप बनाना चाहें, तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये पिछले साल के एंड पे इतना था, यही है ना बिलीव। अभी लिखना नहीं है, पता नहीं है कि नहीं। एंड 3.5 मिलियन ऑन 31 दिसंबर ईयर
साल के एंड पे 8 नहीं है 5, 3.5, 35 लाख। अब अगर फेयर वैल्यू मॉडल होगा तो डेप्रिसिएशन तो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये 5 लाख का गेन ही है फेयर वैल्यू की वजह से, ठीक है। और कोई एडिशन डिस्पोजल तो नहीं है। लेकिन अगली लाइन पढ़ लो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्या कहता है? हाउएवर ड्यू टू द स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ प्रॉपर्टी दीज फिगर्स कैन नॉट बी कोरोबोरेटेड। ये कंफर्म नहीं हो पाई, ये कंफर्म नहीं हो पाई। और ऊपर लाइन लिखी हुई है जब मुमकिन हो, वेयर एवर है ना, जब जहां मुमकिन हो, जहां मुमकिन हो वहां फेयर वैल्यू पे रखते हैं। यहां मुमकिन नहीं है क्योंकि फेयर वैल्यू हमें पता, नॉट कोरोबोरेटेड लिख लिया होगा आपने अंडरलाइन करके, इस जुमले को अंडरलाइन करके लिख लिया होगा, यानी फेयर वैल्यू कंफर्म नहीं है। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड के अंदर कि कब हमने कॉस्ट मॉडल पर ही रहना है, मजबूरी होती है, वो ये भी एक उसके अंदर ऑप्शन है। 2 ऑप्शन हैं बहरहाल, अभी तो सिर्फ साफ साफ पता लग रहा है। जब फेयर वैल्यू है ही नहीं तो फेयर वैल्यू वाला काम तो कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब हमें किस मॉडल पे रहना पड़ेगा? कॉस्ट मॉडल पे, ठीक है। अब कितने की खरीदी थी ये प्रॉपर्टी? अब नहीं पता इसमें लैंड कितना है, बिल्डिंग कितनी है, तो हम अज्यूम करेंगे शायद होगा बिल्डिंग ही होगी सिर्फ, ठीक है, ठीक है। अच्छा सॉरी, प्रॉपर्टी 3 जी, कितना? 20 लाख ओपनिंग कॉस्ट। अगली बात, इसकी ओपनिंग की रिडक्शन निकाल सकते हो? सी, यहां पे आ गए सी जी, कितना है? अब देखो ये कर कुछ नहीं सकता मैं, अलग अलग नहीं है और यूजफुल लाइफ भी गिवन है। और उसने क्या कहा कि दिस प्रॉपर्टी हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 ईयर्स। तो अब प्रॉपर्टी है तो फिर पता नहीं लैंड बीच में नहीं होगा, सिर्फ बिल्डिंग होगी, जो भी था यूजफुल लाइफ तो गिवन है ना, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ 50 है, अब डिवाइडेड बाय 50, ये तो होगी 1 साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 2002 को छोड़ो, दरमियान में था 3, 4, 5, 6, 7, 31 दिसंबर 7 तक कितने साल? 5, और आधा साल 2002 वाला तो 5.5 साल डेप्रिशिएट हो चुका जी। 2,20,000 ओपनिंग, 2,20,000। अच्छा, जो असल चीज है ना आज वाली, वो वैसे ही कल पड़ी हुई है हमने। बहरहाल आगे बढ़े। इस साल की डेप्रिसिएशन अब मैं वर्किंग नहीं कर रहा, वो सिर्फ 5.5 हटा दो। इस साल की डेप्रिसिएशन 40,000 कैसे आई जी? 20 लाख डिवाइडेड बाय 50, बस 1 साल की डेप्रिसिएशन। कोई एडिशन हुआ? सवाल चुप। कोई डिस्पोजल है? सवाल चुप। तो 20 लाख, 2,60,000, लो जी, इधर क्या लिखोगे? अच्छा देखो, है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पीपीई नहीं है, लगा इस पे भी आकर IAS 40 ही था, लेकिन आगे फिर वैल्यू थी नहीं, तो हम फिर क्या करेंगे? कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे। और वो बिल्कुल वैसा ही है, ये कह रहा था आपको, बिल्कुल सेम है। IAS 16 वाला जो मॉडल है कॉस्ट मॉडल, बिल्कुल वैसा ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट मॉडल है। देखो कोई फर्क ही नहीं आया। नीचे भी यही लिखोगे, स्ट्रेट लाइन और 40-50 जो भी यूज किया, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी 2 was acquired many years ago for rupees 1.15 लाख for its investment potential। ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए रखा है, मकसद बता रहा है। for its investment potential मकसद बता रहा है कि ये यूज के लिए नहीं है, ये सेल के लिए नहीं है, हमने रखा ही किस लिए? इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एप्रिसिएशन बताता है ये। पिछले प्रॉपर्टी 3 में बताया था, पर मसला ये था कि फेयर वैल्यू होती ही नहीं, तो मुमकिन ही नहीं था। आप देखते हैं क्या कहता है। ऑन 31 दिसंबर ईयर 7, अब ये इस प्रॉपर्टी का बना लेते हैं, ये कल बनाया था। ये है वो कल वाला रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन का पॉइंट, वो ये वाली प्रॉपर्टी थी, समझे, ठीक है। क्या कह रहा है? एट 31 दिसंबर ईयर 7 इट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 23 लाख। इट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 23 लाख, ठीक है। अब अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो इधर देखो, फेयर वैल्यू पे ही पड़ा होगा ना, 23 लाख, ओके। कितने गया? एंड बाय 31 दिसंबर ईयर 8
इट्स फेयर वैल्यू हैज राइजन टू 27 लाख। फेयर वैल्यू बढ़ी है, 27 पे पहुंची है, तो कितने से बढ़ी है? 4 लाख से बढ़ना डेबिट, तो ये कितना हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल लो 27 लाख। आपको ओपनिंग क्लोजिंग लिख के इसे बैलेंसिंग निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 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 एंट्री बोलो, आपने कल की है एंट्री, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस, फेयर वैल्यू गेन, वो भी कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, यही तो फर्क था। तो एंट्री क्या पड़ गई? अब ये जरा हम तो नोट एनालिसिस इस तरह से बना रहे तो यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, अब बताओ अगर ओपनिंग ये है और मॉडल कौन सा है? फेयर वैल्यू मॉडल है अगर, तो क्या डेप्रिसिएशन हो सकती है? नो, पहली लाइन ही यही लिखी थी, अगर फेयर वैल्यू मॉडल में हो तो नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। ओके, नेक्स्ट, कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, तो फिर ये 23 लिख लूं? नहीं लिख लूं, 4 लाख से बढ़ाना है। ये था वैसे नहीं खाली छोड़ी हुई थी, ये एसी के लिए छोड़ी हुई थी। यहां पे बढ़ा लोगे अगर फेयर वैल्यू, और कम कर लोगे अगर फेयर वैल्यू पे लॉस भी आया करेगा, वो बाद में किसी दिन। ठीक है, ये ठीक है। यहां पर तो कोई नहीं था, ये तो कॉस्ट मॉडल पे था, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी ही नहीं, ये बढ़ गया 4 लाख से जी 27 लाख। नो डेप्रीसिएशन, नो डेप्रीसिएशन, नो डेप्रीसिएशन, एंड दिस इज एट इट्स फेयर वैल्यू। देख लो, वो कह रहे थे कि 27 लाख पे इसकी फेयर वैल्यू है, चली गई। ठीक है, आसान सवाल था ना, आई कैप में बस इतनी सी बात ही है। फिर डेप्रिसिएशन होगी, वो देख लेंगे बिल्कुल इस साल। अभी ट्रांसफर की तो बात, अभी मैंने मॉडल चेंज नहीं किया। सवाल यह था कि कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू पे गए तो उस साल की डेप्रिसिएशन तो होगी, जाहिर सी बात है जी। प्रॉपर्टी 3 में वो कहता है करॉबोरेट नहीं कर सकते फेयर वैल्यूज को। अब मैं अंग्रेजी का तो उस्ताद नहीं हूं ना। प्रॉपर्टी 3 वॉज एक्वायर्ड ऑन 30 जून फॉर 2 मिलियन फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। Directors believe that fair value of this property was 3 million on 31 December and 3.5 million on 31 December 8. However, due to specialized nature of this property, these figures cannot be corroborated. मैंने सिर्फ इस corroborated का मतलब बताया था कि कंफर्म नहीं हो सकती। जब फेयर वैल्यू आप कंफर्म ही नहीं कर सकते तो वो फेयर वैल्यू तो नहीं है ना, फिर तो मजबूरन आपको कॉस्ट मॉडल पे रहना पड़ेगा। नहीं समझ आई अभी भी? तो खुद पढ़ते खुद भी समझ आ जाती।